Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 8 और 9 सितंबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में आज हम ओबीसी कैटेगरी के सब कैटेगराइजेशन की बात करेंगे, जिसके ऊपर 3 साल पहले ही एक कमीशन बन चुका है, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अब आपको पता होगा कि हाल ही में केशवानंद भारती जी की मृत्यु हो गई है और इस पे एससीसी के एडिटर ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे केशवानंद भारती वाला जजमेंट रिव्यू होते होते रह गया एंड एज अ रिजल्ट इमरजेंसी जैसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सरवाइव कर गई। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 68 ऑफ फेरा एक्ट के ऊपर एक जजमेंट दिया है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी की लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है इन केस एन ऑफेंस इज कमिटेड अंडर फेरा एक्ट। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी की है प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस को लेकर। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बार एसोसिएशन नहीं है बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये वही बॉडी है जो हमारे देश में लीगल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करती है। फिजिकल हियरिंग ना होने की वजह से बहुत ही कम केसेस डिसाइड किए जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज हमारे सामने 7 मई को पास किया एक जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज के तहत अगर डिक्री पास हुई है तो उस केस में कोई स्ट्रेंजर आके उस डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकता। अब हम आपके लिए कल करंट अफेयर्स नहीं ला पाए थे, इसके लिए आज हमने एक कंपेंसेटरी टॉपिक ऐड किया है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन आर, 0 आर और इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। अब देखिए, रिसेंटली हमने कोटा विद इन कोटा वाले केस को कवर किया था और बताया था आपको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एससीज एंड एसटीज के केस में जो सब कैटेगराइजेशन वाला मामला है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन वाली डिबेट कहां तक पहुंची है और इस पे क्या कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब देखिए, ये मुद्दा क्यों सुर्खियों में है। अब कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज के लिए प्रेसिडेंट एक लिस्ट बनाते हैं और जो ओबीसीज की लिस्ट है उसमें लगभग 2600 कास्ट या फिर ग्रुप्स हैं। लेकिन ये जो 27% रिजर्वेशन का लाभ है ये कुछ ही कम्युनिटीज को मिल पाता है और इसी चीज के ऊपर 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया है। अब देखिए, ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है और कास्ट पॉलिटिक्स ने कभी भी बीजेपी को अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं और इसी वजह से इस पूरे मुद्दे में काफी ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। शुरुआत में सिर्फ 12 हफ्तों के लिए ये कमीशन बनाया गया था, जो कि 3 जनवरी 2018 को सीज कर जाता, बट कमीशन को एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया गया और अब 31 जनवरी 2021 तक कमीशन का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए कि 2021 में हमारा सेंसस भी आएगा। सवाल बनता है कि ये कमीशन फाइंड आउट क्या करेगा। तो देखिए, इनिशियली कमीशन के पास 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप क्वेश्चन ऑफ लॉ के पैरेलल समझिए कि जैसे जुडिशरी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपनी फाइंडिंग्स देती है, वैसे ही कोई कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। इसमें सबसे पहले कमीशन को खोजना होगा कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां तक सही है। मतलब कमीशन ये पता लगाएगा कि सेंट्रल लिस्ट में जितने भी ग्रुप्स दिए गए हैं उनमें से कितने ग्रुप्स को रिजर्वेशन का लाभ मिला है और कितने ग्रुप्स को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद कमीशन को यह भी पता लगाना होगा कि ऐसे सब कैटेगराइजेशन को करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा और इन सब चीजों को करने के बाद कमीशन
वेरियस सब कास्ट को आइडेंटिफाई करेगा और उनको क्लासिफाई करेगा सब कैटेगरीज में। लेकिन इसी साल 22 जनवरी 2020 को जब कैबिनेट ने कमीशन के टेन्योर को एक्सटेंड किया तो उन्होंने एक और टर्म ऑफ रेफरेंस ऐड कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि कमीशन को यह भी पता लगाना होगा कि जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसीज की, उसमें क्या क्या कनेक्शंस होने चाहिए। अब देखिए 2018 में जो कमीशन की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, उनमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का डेटा लिया था, जिसमें कमीशन को पता लगा कि 97% जॉब्स और सीट्स जो हैं वो सिर्फ 25% ऑफ सबकास्ट्स को जा रही हैं, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। इसमें से 24% जॉब्स और सीट्स सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज को मिली हैं। इसके अलावा 983 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको 0 रिप्रेजेंटेशन मिला है इन जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा 994 ओबीसी सबकास्ट ऐसी हैं जिनका रिक्रूटमेंट और एडमिशंस में सिर्फ 2.68% रिप्रेजेंटेशन है। और देखिए रिजर्वेशन एक काफी सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस, बट इसलिए भी ताकि आप डिबेट कर सकें इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब देखिए बेसिक जानकारी आपको होगी ही केशवानंद भारती के केस के बारे में कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में बात की गई थी। अब ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने 24/4/1973 को दिया था, लेकिन जजमेंट देने के बाद क्या क्या सिचुएशंस बनी और कैसे एक अटेम्प्ट किया गया था इस जजमेंट को ओवर रूल करने का, इन सभी चीजों को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अब देखिए ये इतना डिबेटेबल केस था कि इसमें टोटल 11 जजमेंट्स दिए गए थे, मतलब 13 जजेस की बेंच थी और टोटल 11 जजमेंट्स दिए गए थे। किसी न किसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट सारे ही जज डिसेंटिंग ओपिनियन रखते थे और इसी की वजह से ये जजमेंट उस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस सीकरी ने इन सारे जजमेंट्स का एक समरी बनाया और उसको नाम दिया द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी। और इसके प्रोपोजिशन 2 में यह कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है और पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अब देखिए ये उस समय की बात है जब एक फ्रेज काफी फेमस हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और इसी का एग्जाम्पल हमको यहाँ भी देखने को मिला, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट को प्रोनाउंस करने के जस्ट एक दिन बाद चीफ जस्टिस सीकरी का रिटायरमेंट था। अब देखिए जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, बट हर डिसीजन की तरह यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करते हैं। तो इंदिरा गांधी सरकार ने केशवानंद भारती जजमेंट के विरोध में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करते हुए 4th सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई बना दिया। अब टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बट कन्वेंशन यही है कि जो उस समय सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं का रिकमेंडेशन सरकार भेजेगी, और ये मूव एक तरीके से जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए था, क्योंकि यहाँ पर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो व्यू ऑफ मेजॉरिटी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उस समय जो 4th सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस एएन रे, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। इसके बाद जुडिशरी और गवर्नमेंट में मेन टकराव इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में दिखाई दिया, जिसमें राजनारायण इंदिरा गांधी वाली सीट से ही चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के आरोप लगाए और 12/6/1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को इस केस में गिल्टी पाया और सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बट यहाँ पर जो जस्टिस सिन्हा थे, इन्होंने जजमेंट देने के बाद 15 दिन का स्टे लगा दिया ताकि इंदिरा गांधी
सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकें। वैसे जनरली तो यही होता है कि जो हायर कोर्ट होती है वो अपने से निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाती है, बट इस केस में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए। अब जिस समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था उस समय पर सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे थी और जस्टिस कृष्णा अय्यर वेकेशन बेंच में थे, जिनके पास अर्जेंट एप्लीकेशंस आती थीं फॉर दी स्टे ऑन जजमेंट्स। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया उसी के कुछ ही समय बाद जो तत्कालीन लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर से उनके घर पे मिलने का समय मांगा, लेकिन उसका कोई भी रीजन नहीं दिया और इसी वजह से जस्टिस अय्यर ने लॉ मिनिस्टर से मिलने को मना कर दिया और कहा कि आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपील फाइल करिए, तभी हम इस मैटर को देखेंगे। इसके बाद 24/6 को जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपील को सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पे टोटल स्टे लगाने से मना कर दिया और कहा कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट भी अटेंड कर सकती हैं और उसकी प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट ले सकती हैं, बट उनको वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अपील का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। और 24/6/1975 के इसी ऑर्डर के जस्ट बाद सेम डे आधी रात को तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब इमरजेंसी लागू होते ही जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया गया और पूरी इमरजेंसी के दौरान काफी सारे अमेंडमेंट लाए गए और इसी में से एक था 39th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 10 अगस्त 1975 को पार्लियामेंट में लाया गया था और इसी अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 329A इंसर्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट के द्वारा तय नहीं किया जा सकता और इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। मतलब कि अमेंडमेंट आने से पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से जुड़े मामले होंगे उनमें कोर्ट्स का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा और इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। कुल मिलाके पार्लियामेंट का ध्येय यही था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को बाय लॉ वैलिड कर दिया जाए। अब देखिए अमेंडमेंट तो आ गया था, बट जो अपील दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसकी तो हियरिंग होनी ही थी। तो 25 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी की अपील टेकअप की गई 5 जजेस की बेंच के द्वारा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 39th अमेंडमेंट का हवाला दिया और कहा कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन को सेट असाइड कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उन्होंने इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया इन दी लाइट ऑफ केशवानंद भारती केस और कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। अब इस पूरी अपील में मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ यही बन गया कि क्या आर्टिकल 329A ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया है। अब यहाँ पर क्योंकि 5 जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही थी और केशवानंद भारती वाले केस में 13 जजेस की बेंच थी, तो ये जाहिर था कि ये 5 जजेस की बेंच केशवानंद भारती वाले डिसीजन से बाउंड है और जो भी जजमेंट वो देंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए देंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर 1975 को आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए और जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया। अब इसमें जो जजमेंट आया था वो तो 20/10 को आया था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने 10 नवंबर की डेट लगा दी रेफरेंस बेंच के लिए और ये रेफरेंस बेंच 13 जजेस की होगी, यानी कि बेंच की स्ट्रेंथ केशवानंद भारती वाले जजमेंट की बेंच स्ट्रेंथ के बराबर होगी। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। पहला कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। सेकेंडली, क्या बैंक नेशनलाइजेशन केस सही से डिसाइड हुआ था। अब बैंक नेशनलाइजेशन केस अलग है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब 7 नवंबर को जो इलेक्शन अपील का जजमेंट आया उसमें इंदिरा गांधी की अपील को तो अलाउ कर दिया गया, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ
कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब 10/11 को रेफरेंस बेंच लगाई गई थी 13 जजेस की, और 10 नवंबर और 12 नवंबर के बीच में क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं, लेकिन 12 नवंबर को चीफ जस्टिस रे ने कोर्ट में बैठते ही ये कह दिया कि दिस बेंच इज डिसॉल्व्ड, और आगे कहा कि 2 दिन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आंध्र प्रदेश की एक पिटीशन को सुनेगी जिसमें वहां पे स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया गया है, जो कि 32nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। मतलब इस केस में 32nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था इन दी वेक ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि जो बेंच इस मामले को सुनेगी वही बेंच फुल कोर्ट को, यानी कि 13 जजेस की बेंच को केशवानंद भारती वाला जजमेंट रिव्यू करने के लिए रेफर कर सकती है, यदि इस बेंच को लगता है कि केशवानंद भारती वाला जजमेंट प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने ये तो कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। अब हाल ही में 27/7 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 68 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में क्लैरिफाई किया इन द केस ऑफ शैलेन स्वरूप वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि सेक्शन 68 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में दिया गया है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को हम एक इंटेंजिबल एंटिटी होने की वजह से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इस सेक्शन के अंतर्गत कंपनी के उन लोगों को लायबल बनाया जाता है जो कि ऑफेंस कमिट होते समय कंपनी के बिजनेस को देख रहे थे। इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन रोल वन प्लेज इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस पर्सन को आप अक्यूज कर रहे हो वो क्या रोल प्ले कर रहा था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस। ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। आगे कोर्ट ने इसी बात को एक्सप्लेन किया और कहा कि अगर डायरेक्टर के खिलाफ फेरा की प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस समय पर वो डायरेक्टर कंपनी का इंचार्ज था और कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी था। आगे कोर्ट ने सेक्शन 68 ऑफ फेरा और सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कोरिलेट करते हुए ये कहा कि दोनों का नेचर सेम है और दोनों ही सेक्शन में सेम फ्रेज यूज किया गया है विद द हेडिंग ऑफेंसेस बाय कंपनीज। आगे कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही सेक्शंस में जो फ्रेज यूज हुआ है शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ये एक तरीके का लीगल फिक्शन है। मतलब यहाँ पर माना जा रहा है, वरना यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। लेकिन जब ये शब्द ऐड हो गया डीम्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तभी कंपनी के उस व्यक्ति को लायबल बनाया जा सकता है। आगे कोर्ट ने इसी को और क्लैरिफाई किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन 68 में आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को ही लायबल बना सकते हो, बल्कि जिस व्यक्ति को आप लायबल बना रहे हो उसका रोल क्या है इस पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर सेक्शन 68 लागू होगा या नहीं। लास्ट में कोर्ट ने यही कंक्लूड किया कि फेरा के अंडर किसी के ऊपर अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स का कंप्लीट होना जरूरी है जो कि सेक्शन 68 में दिए गए हैं, और अगर ये इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि अक्यूज्ड को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फॉर मेकिंग हिज रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर। अब प्रशांत भूषण जी जो चाहते हैं वो इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और कॉन्स्टेंटली ये सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनके केस के जजमेंट को संज्ञान में लिया है और ये कहा है कि इस पूरे जजमेंट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिटेल में स्टडी करेगी, क्योंकि देखिए इनके खिलाफ एक और केस चल रहा है जो 2009 का है, तहलका मैगजीन वाला। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम लार्जर क्वेश्चंस ऑफ कंटेम्प्ट को एड्रेस करेंगे, तो ये बात
कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है ऑन द पार्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये पूरी जानकारी 3 सितंबर 2020 को दी गई थी बीसीआई की प्रेस रिलीज में। अब देखिए, यहाँ पर बीसीआई पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या प्रशांत भूषण का जो कंडक्ट था वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और यदि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो क्या उनको बार काउंसिल के रूल्स से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसके लिए बीसीआई ने सेक्शन 24A और सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट को भी साइट किया। अब सेक्शन 24 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट के बारे में बात करता है, जबकि सेक्शन 35 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए एडवोकेट्स के पनिशमेंट की बात करता है, और सेक्शन 35 एडवोकेट्स के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सजा की बात करता है। और अगर इसमें कोई एडवोकेट गिल्टी पाया जाता है तो स्टेट बार काउंसिल उस एडवोकेट को रेप्रिमांड, सस्पेंड या फिर रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रोल्स ऑफ द बार काउंसिल। और इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली बार काउंसिल को इस मैटर का संज्ञान लेने के लिए बोला है। अब देखिए, ये चीज प्रशांत भूषण के लिए दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि बार काउंसिल में इनकी लॉबी का कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग यूट्यूब एजुकेटर्स इनकी बायोग्राफी बता रहे हैं और उसमें ये सब चीजें भी ऐड कर दे रहे हैं कि ये सिर्फ 25% फीस लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर एडवोकेट्स, जबकि सच्चाई आपको भी पता है कि ये कोर्ट के अंदर मीडिया के रिपोर्टर हैं। और बहुत बार आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उसमें ये किसी भी पार्टी के एडवोकेट नहीं होते, बट बाहर आके मीडिया के माइक में बोलना इनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। अब 6 मई 2020 को त्रिलोकी नाथ वर्सेस अनिरुद्ध सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि अगर किसी सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज के चलते कोई डिक्री पास हुई है तो ऐसे केस में जो स्ट्रेंजर है, यानी कि वो व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज में नहीं शामिल है, वो उस डिक्री को सेपरेट सूट में चैलेंज नहीं कर सकता। अब ये जो बार है ये कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है, बल्कि ऑर्डर 23 के रूल 3A में इस चीज को मेंशन किया गया है। अब उसमें स्ट्रेंजर शब्द का नहीं इस्तेमाल हुआ है, बल्कि उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि कोई भी डिक्री जो कि किसी कॉम्प्रोमाइज का रिजल्ट है उसके खिलाफ कोई सेपरेट सूट नहीं लाया जा सकता ऑन दी ग्राउंड कि जो कॉम्प्रोमाइज था वो अनलॉफुल था। कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई किया कि ये जो प्रोविजन है ये स्ट्रेंजर टू कॉम्प्रोमाइज पे भी लागू होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टीज बाउंड हैं इससे, बल्कि वो व्यक्ति जो कि कॉम्प्रोमाइज का पार्ट नहीं था लेकिन उस मैटर में उसका इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी रूल 3A ऑफ ऑर्डर 23 अप्लाई होगा। आगे कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज का पर्पस बताया और कहा कि कॉम्प्रोमाइज डिस्प्यूट्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए होता है। आगे कोर्ट ने ऑर्डर 23 रूल 3 का भी ऑब्जेक्टिव बताते हुए कहा कि इट इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। अब रूल 3 में कॉम्प्रोमाइज के बारे में दिया गया है। लास्ट में कोर्ट ने कंक्लूड किया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये ग्राउंड लेता है कि वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री में पार्टी नहीं था तो उससे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा और न ही उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री की वैलिडिटी पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब पिछले हफ्ते राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटेरिएट्स ने ये नोटिफाई किया कि इस बार मॉनसून सेशन में कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब जो मॉनसून सेशन है ये सितंबर 14 से अक्टूबर 1 तक चलेगा और ये डिसीजन कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से लिया गया है। साथ ही साथ 0 आवर को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा दोनों ही हाउसेस में। सवाल बनता है कि ये क्वेश्चन आवर होता क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन आवर के समय पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके फॉर देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन 1893 में पूछा गया था और क्वेश्चन आवर की ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन पे 1991 में स्टार्ट हुई थी। और मेरे ख्याल से आज भी आप अगर 11 बजे दूरदर्शन खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन आवर की प्रोसीडिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जबकि RS टीवी और LS टीवी पे पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन आवर है उसके लिए
बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, बट 0R इंडियन पार्लियामेंट का एक इनोवेशन है, क्योंकि 0R नाम का फ्रेज कहीं पर भी रूल्स में नहीं मिलता। 0R में उन इश्यूज पे डिस्कशन होता है जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज होते हैं। अब थोड़ा सा 0R की हिस्ट्री को जान लेते हैं। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट का ब्रेक 1 बजे होता था और इसी वजह से नेशनल इश्यूज को उठाने के लिए विदाउट गिविंग एडवांस नोटिस 12 बजे का समय मिलता था और इसी तरीके से धीरे धीरे करके दोनों ही हाउसेज में 12 से 1 के बीच में 0R का कन्वेंशन एस्टैब्लिश हो गया। अब इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि क्वेश्चन आर के केस में जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो रिस्पेक्टिव हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन पे भी काफी सारी गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस 150 वर्ड्स के अंदर अंदर होने चाहिए और काफी प्रिसाइज होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक्स पे पूछ सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हीं के विषय में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते जो कि सीक्रेट है या फिर सबजुडिस है किसी कोर्ट में। अब यहाँ पर सीक्रेट का अर्थ है रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा। अब क्वेश्चन को एडमिट किया जाना है या फिर नहीं, इसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है। अब क्वेश्चन आर का कॉन्सेप्ट 1952 में जब लोकसभा शुरू हुई थी उसी समय से हर दिन ऑब्जर्व किया जाने लगा था, लेकिन राज्यसभा में ये चीज रिस्ट्रिक्टेड थी और शुरुआती दिनों में सिर्फ हफ्ते के 2 दिनों में क्वेश्चन आर होता था। कुछ महीनों बाद ये 4 डेज अ वीक हो गया और 1964 में राज्यसभा में भी क्वेश्चन आर रोज होने लगा। अब देखिए, वैसे तो क्वेश्चन आर किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन के हर दिन पे होता है, बट इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। एक तो प्रेसिडेंट एड्रेस पे और दूसरा जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट का एड्रेस 2 बार होता है, एक तो नई लोकसभा के गठन पे और दूसरा हर साल के पहले दिन पे। अब देखिए, वैसे तो जनरली एमपीज मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इसके अलावा कोई एमपी दूसरे एमपी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट द क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड टू हिज रोल एज एन एमपी या फिर कोई बिल या रेजोल्यूशन जो वो एमपी लाया हो। अब देखिए, वैसे तो 15 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है हर मिनिस्टर को अपना जवाब तैयार करने के लिए, लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो किसी भी एमपी को अलाउ कर सकता है कि वो 15 दिन से कम की नोटिस दें। अब देखिए, क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड। स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिन पे मिनिस्टर्स ओरल और रिटन दोनों तरीके का जवाब देते हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या एक बार में 250 की हो सकती है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस रैंडम बैलेट के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं, जबकि बचे हुए 230 क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में आंसर कर दिए जाते हैं। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया हो, बल्कि 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था और विंटर सेशन ड्यू था, तो उस समय पे जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिट पार्टीज थीं, उन्होंने अग्रीमेंट करके क्वेश्चन आर को उस सेशन के लिए स्थगित कर दिया था। तो ये था हमारा एनालिसिस 8 और 9 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।